जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। चलिए आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि पॉलिटी की क्लास में इससे पहले जो है कि हम फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक कर्तव्यों को देख चुके थे। मौलिक कर्तव्यों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे, है ना। ठीक है, सॉरी, मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार, माफ कीजिएगा। मौलिक अधिकारों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे, यानी फंडामेंटल राइट को डिस्कस कर चुके थे प्रॉपर। उसको जो है कि हमने ख़त्म कर दिया था। लास्ट में जो है कि आपका 32 आर्टिकल, जिसे हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, जिसमें रेमेडीज़ की बात की गई है, रीट की बात की गई है कि रीट जारी किया जाता है। 5 तरह की रीट जारी की जाती है, वो प्रॉपर हमने देखा था। तो क्रैश कोर्स टाइप का ये जो है कि क्लास चल रहा है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चल रही हैं। नहीं तो एक दिन में जो है कि 30-30, 40-40, 20-20 जो है कि आर्टिकल कंप्लीट नहीं होता है। अगर कैजुअल क्लास चले, नॉर्मल क्लास चले, तो वो इस तरह से पीपीटी के फॉर्म में नहीं चलेगा। उसमें 3 से 4 मैक्सिमम जो है कि आपके आर्टिकल होते हैं जिसको डिस्कस किया जाता है। बट यहाँ पे प्रॉपर जो है कि हम एज ए क्रैश कोर्स टाइप का लेके चल रहे हैं, जो आपका सीटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो आपको मिल रहा है क्लास। तो इस कंडीशन में इसे जो है कि आपको इसी फॉर्मेट में आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो आप डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। स्टेट पॉलिसी ये एक्चुअली स्टार्ट होता है कहाँ से? 36 से और 51 तक पार्ट 4 में ये चीज़ें जो है कि दी गई हैं। ये एक्चुअली ऐसे सिद्धांतिक बातें हैं जो एक वेलफेयर नेशन के लिए, यानी कि कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत ही क्या होती हैं, जरूरी होती हैं। तो इस क्रम में जो है कि इनका होना जरूरी है। ये एक तरीके से कह लीजिए कि दिशा निर्देश है या गाइडलाइन है, जिसके अकॉर्डिंग सरकार को अपने पॉलिसी बनानी है, अपनी योजनाएं बनानी है, अपनी नीतियां बनानी है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है कि जनमानस को सर्व करना है, यानी सेवा करना है। तो ये प्रॉपर उस तरह का जो है गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया। ये आपका डीपीएसपी लिया कहाँ से गया है? तो आयरलैंड के जो है कि संविधान से लिया गया है। ऑलरेडी मैं आपको रिसोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। ध्यान देने वाली बात है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार, ये सरकार के लिए, ये पहली बात तो ये जान लीजिए, ये सरकार के लिए है, सरकार के लिए, ये नागरिकों के लिए नहीं है। पहली बात ध्यान से रखिएगा। कई बार जो है कि इसी तरह का प्रश्न, बेसिक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कि सरकार के लिए है, कौन नागरिकों के लिए है। तो ध्यान रखिएगा कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो आपके लिए, ये नागरिकों के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? ये सरकार के लिए। इससे पहले फंडामेंटल राइट हमने देखा, ये नागरिकों के लिए था, बट ये वाला नागरिकों के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? तो ये आपके सरकार के लिए है। और कहा गया है कि सरकार ये काम करेगी, लेकिन अगर सरकार वो काम नहीं करती है, जैसे मान लीजिए, जैसे फंडामेंटल राइट के कंडीशन में क्या था? फंडामेंटल राइट के कंडीशन में ये था कि अगर उसमें वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, वहां से रीट लेके आ सकते हो, आप वहां से अपने फंडामेंटल राइट को रीस्टोर कर सकते हो, पुनः प्राप्त कर सकते हो। बट इस कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है। राज्य ऐसा करेगा या राज्य ऐसा करना चाहिए, ये बात यहाँ पे कही गई है। लेकिन अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए ऐसी बात नहीं है कि आप कोर्ट चले जाएंगे जबरदस्ती और कहेंगे देखो जज साहब, इन्होंने जो है कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, ये सरकार हमारे लिए ये चीज नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में जो है कि आप इसे कोर्ट द्वारा लागू नहीं कर सकते, वैधानिक शक्तियां नहीं प्राप्त है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यहाँ पे लिखा गया है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये जितने भी स्टेटमेंट है ना, जितने लाइनें आपको लिखी गई है, एज इट इज सेम टू सेम आपको एग्जाम्स में मिल जाती हैं, सेम टू सेम मिल जाती हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। राज्य के निर्देश, राज्य
का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है, शासन के लिए है, सरकार के लिए है। किसके लिए है? सरकार के लिए। ये जनता के लिए नहीं है, ये नागरिकों के लिए नहीं है ना। अच्छा, भीमराव अंबेडकर ने इसे स्पेशल फीचर कहा है। स्पेशल फीचर यानी विशिष्ट गुण। इन्होंने, भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, ये भारतीय संविधान के एक अनूठी विशेषता है, विशेष भी नहीं, स्पेशल कैरेक्टर है। यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, कॉल डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इज यूनिक फीचर। यूनिक फीचर की बात करते हैं कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। इसके ये चीज कहाँ पे कही गई है? फंडामेंटल राइट में कही गई है, या आपको जो है कि नागरिकता से संबंधित जो है कि कानून में कही गई है, या डीपीएसपी में कही गई है, या मूल कर्तव्य में कहा गया है? कहाँ कहा गया है? तो आपको ये डीपीएसपी में, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले सेक्शन में भाग 4 में कही गई है। ठीक है। किस तरह की न्याय की बात की गई? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों तरह की न्याय की बात की गई है। ध्यान, यहाँ पे 2 ही तरह लिखा, आगे आपको लिखा मिल जाएगी। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह के न्याय की बात की गई है। अब इसमें जो है ना, ये देखिए, ये तो पूछा ही जाता है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चंस के लेवल में फर्क होता है। सीधा पूछ दे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात कहाँ पे की गई है, तो उद्देशिका में भी की गई है और डीपीएसपी में भी की गई है। ठीक है। तो अगर अब ऑप्शन कैसा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, अब देखो, जैसा आपका एग्जाम का लेवल होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन बना देगा। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछता है, यूपीएससी में भी पूछता है इस तरह के प्रश्न। तो यही कोर टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित है। अनुच्छेद ये आपका क्या है? आर्टिकल 38 में क्या बोला गया? राज्य लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और सामाजिक व्यवस्था बनाएगा तो व्यवस्था होगी कैसी? न्याय की व्यवस्था होगी, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सर्व किया जाएगा, सबके लिए अवेलेबल होगा। ये आर्टिकल 38 में कहा गया है। 39 बहुत ज्यादा लेंदी है, यानी कि इसके बहुत सारे सेक्शंस हैं। 39 के बाद कहा जाए तो इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। आर्थिक न्याय होगा क्या? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्थिक न्याय यानी इकोनॉमिकल जस्टिस को प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है। प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है, एक एक चीज को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए बताया गया है। क्या क्या बोला गया है? कि पुरुष और स्त्री सभी के लिए रोजगार का प्रबंधन होगा। क्या होगा? रोजगार, जीविका की पर्याप्त साधन, यानी रोजगार की बात की गई है। किसकी बात की गई है? रोजगार की बात की गई है। रोजगार की, सरकार सबके लिए जीविका का साधन क्या करेगा? का प्रबंध करेगा। रोजगार के साधन की बात की गई है। उसके बाद जो है कि आपका अनुच्छेद 39 ख बी में क्या बोला गया है? समुदाय की भौतिक संपन्नता का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा जाएगा कि सर्वोत्तम साधन की सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। राज्य उत्पादन के साधनों पर राष्ट्रीयकरण कर सकेगा, यानी कि जो बहुत सारे संसाधन हैं उन सब का नियंत्रण कौन करेगा? राज्य है कि सरकारें करेंगी, और उसका वितरण भी क्या होगा? सरकारें करेंगी, और इस तरीके से वितरण करेंगी। या अगर कोई ऐसा संसाधन है जो प्राइवेट है तो उसका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। ये सारा जो है कि यहाँ पे प्रावधान जो है किया गया है। कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेगी, और उसे इस तरीके से सर्व करेंगे कि सबको एक समान रूप से मिल सके। ये सुनिश्चित करने की बात यहाँ पे की गई है। किसमें? 39B में, है ना। उसके बाद 39C की बात करते हैं। 39C यहाँ पे क्या गया? धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न होने देना, यानी कि सरकार इस तरह का प्रयास करेगी कि धन का सेंट्रलाइजेशन नहीं हो, केंद्रीकरण नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि देश में कुछ चंद 8, 10, 20, 25 लोग ऐसे हों जिनके पास पैसा ही पैसा हो, जिनके पास संसाधन ही संसाधन हो, जिनके पास सुविधाएं ही सुविधाएं हो, और बाकी सारा जो जनमानस है उसके पास ना तो किसी तरह की सुविधा हो, ना तो किसी तरह का संसाधन हो।
यानी कि कहने का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि कुछ लोग ऐसे हो जो खा खा के मर जाए, और बहुत सारे लोग ऐसे हो जो खाने बगैर मर जाए। तो इस तरह का व्यवस्था नहीं किया जाएगा। सरकार हमेशा कोशिश करेगी कि धन का क्या हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, यानी कि विकेंद्रीकरण हो, धन एक जगह संग्रह नहीं हो। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है, व्यवहार में ऐसा सरकार नहीं कर पाती है। आप अगर व्यवहार में देखेंगे तो पता चलेगा कि मुश्किल से आपको 30 से 40 लोग ऐसे हैं देश के जो पूरे देश के जो है कि संसाधन पे कंट्रोल कर रखे हैं। सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास है, सबसे ज्यादा संसाधन उन्हीं के पास, सबसे ज्यादा सुविधाएं उन्हीं के पास है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, अब उस बारे में हम डिस्कस यहां पे नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद 39D की बात की गई है, पुरुष और स्त्री दोनों को एक सामान्य कार्य के लिए एक समान वेतन दिया जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं होता है ना। चाहे आप घर के नौकरानी से ले लीजिए और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में ले लीजिए, पता चला कि घर की नौकरानी को जहां पे महीने का 3,000 मिल रहा है, नौकर वहीं पे है उसको 7,000 मिल रहा है, 6,000 मिल रहा है, 8,000 मिल रहा है। इस तरह का प्रावधान। नौकरानी है उसको 5,000 मिल रहा है, नौकर को 10,000 मिल रहा है। प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पे मैम है, मैम को जो है कि 4,000 में निपटा दिया जा रहा है, सर है उनको 10,000 मिल रहा है। तो इस तरह की असमानताएं। वैसे कंपनियों में जाएंगे तो कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पे इक्वलिटी है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है। पता चला कि जो है कि मेल वर्कर और फीमेल वर्कर में 3 से 4,000 का डिफरेंस पाया जाता है। तो इस तरह का जो है कि प्रावधान है कि आप इस तरह का डिफरेंस जो है कि यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, है ना, ये सुनिश्चित किया जाएगा। बट वो व्यवहार बहुत, देखिए बहुत सारी चीजें सैद्धांतिक चीजें होती है जो व्यवहार में पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो ये कुछ खामियां हैं यहाँ पे देखने को लिए, है ना। कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य, शक्ति तथा बलात्श्रम पे रोक, है ना। यानी कि जो आपके वर्कर्स हैं वो स्वस्थ रहने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, और उनसे जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जा सकता, बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जा सकता। इसका प्रावधान कहां पे है, आपके 39E में है, ठीक है। 39E यहां पे बात की गई है। उसके बाद 39F में जो है कि देखा जाए, चौ में देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों दे रखा है। चौ में देखो बालक को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण विकसित कहने का मतलब से आप इसी पे देखिए 39 में कहने का मतलब यह है कि हम एजुकेशन के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, जैसे CDP हम पढ़ते हैं ना, पेडागोजी पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ये आती हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो गार्जियन है या जो पेरेंट्स हैं या जो सरकार है वो ये सुनिश्चित करेगी कि बच्चे को एक स्वस्थ वातावरण मिले, हेल्दी वातावरण मिले, जिसमें वो अच्छे से उसका विकास हो पाए, वो अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो पाए, उसके जो पूरे आपके 4 एस्पेक्ट के डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास है, वो पूरी तरीके से हो पाए। इसी के अंतर्गत ये चाहिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसी के अंतर्गत एक चीज होता है, जैसे मान लीजिए कोई कॉलोनी है, कोई एरिया है, तो उस एरिया में जैसे एक वहां पे कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, बट वहां पे एक ऐसा इलाका है जहां पे लोग कचरा फेंकते हैं, गंदगी फैलती है। तो अगर वहां पे एप्लीकेशन डाला जाए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, या वहां के जो भी जिला स्तर पे एप्लीकेशन डाला जाए और एप्लीकेशन कहा जाए कि यहाँ पे ये गंदगी फैलती है जिससे तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, हम बच्चे हैं, हमें खेलने के लिए जगह नहीं, तो वो सरकार वो प्रॉपर जगह को खाली करा के ग्राउंड बना के, प्ले ग्राउंड बना के बच्चों को हैंड ओवर कर देती कि लो भैया मस्त जो है कि यहाँ क्या करो, खेल सको, है ना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई बच्चा रह रहा है, कॉलोनी में रह रहा है, तो वहां पे कोई ऐसी फैक्ट्री है जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रही है, इसके तहत वो एप्लीकेशन लिखेगा, वो फैक्ट्री क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। तो ये सारा काम यहां पे किया जा सकता है। हाँ, अवसर और सुविधाएं दी जाए, बालकों के अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए, यानी बच्चे की सेफ्टी की बात की गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों की गठन की बात की गई है। आर्टिकल 40 में देखो जो आपका सीटेट या छोटे एग्जाम होते हैं ना, उसमें आपके आर्टिकल 1 to 51 ही आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं,
है ना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो आर्टिकल हम इतने ही देखेंगे, ज़्यादा डिटेल यहाँ पे हम बहुत कोई कंपटीशन लेवल का चीज़ नहीं देख रहे हैं, या आज जो है कि टीचिंग के लिए कंपटीशन या कांस्टेबल या इस तरह का कोई चीज़ हम नहीं देख रहे हैं। तो हम इतने ही देखेंगे कि जितना हमारा काम चल जाए, है ना, इससे ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात कहाँ पे की गई है? आर्टिकल 40 में की गई है। ठीक है, आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता पाने का अधिकार ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, है ना। क्या है? काम भी मिलेगा आपको, शिक्षा भी मिलेगा, लोक सहायता भी मिलेगा। ठीक है, काम मतलब जैसे दिव्यांग वगैरह लोग हैं, है ना, तो वहां पे सुनिश्चित की जाती है कि इनको काम मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, यानी कि जो वंचित लोग हैं उन्हें शिक्षा मिल जाए। लोक सहायता पाने से मतलब ये है कि कोई वंचित वर्ग है या कोई ऐसा वर्ग है जिससे कोई स्पेशल कैरेक्टर है, उस स्पेशल कैरेक्टर को फुलफिल किया जाए, है ना। या फिर जो है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो वकील की फीस नहीं दे सकता है केस जो है कि कोर्ट में, तो उसको सरकारी वकील मिल जाए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके हॉस्पिटल का बिल नहीं भर सकता है, तो उसे क्या मिल जाए? उसे सरकारी अस्पतालों से सहारा मिल जाए, या आयुष्मान कार्ड जैसे जो है कि योजनाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं, है ना। अब इसको क्या किया गया? 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया है। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसकी प्रमुख योजनाएं हैं, और कौन कौन सी योजनाएं हैं फटाफट देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, यहीं पे आ जाएगा आपका अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना भी क्या होगा? यहीं पे आ जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, है ना, ये सारी चीजें अब यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ये सारी योजनाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद अन्नपूर्णा योजना यहीं पे आएगी, है ना। महात्मा गांधी, ये जो मनरेगा है ना, राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दिया जाता है। उसके बाद दिव्यांग शक्तिकरण योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड योजना एक ही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये पहले थी, अब जो है कि इसी में मर्ज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सारी योजनाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आर्टिकल 42 की बातें करते हैं। आर्टिकल 42, ठीक है, आर्टिकल 42 की बात कर लेते हैं। काम की न्याय संगत मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का जो है कि क्या करना, उपबंध यहाँ पे किया गया। 42 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसा प्रावधान है जिसमें महिलाओं का जो प्रेगनेंसी है या फिर जो आपका पीरियड आता है उस टाइम में छुट्टी देने का प्रावधान इसी के अंतर्गत आता है। हालांकि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे 28 राज्य हैं, 28 राज्य और आपके 8 यूटी हैं, तो उस कंडीशन में देखा जाता है तो वहाँ पे भारत में सिर्फ एक राज्य है जहाँ पे ये सहायता दी जाती है, जैसे केरल है। तो केरल में ये प्रोविज़न है कि अगर कोई फीमेल वर्कर है, उसका अगर माहवारी आ जाती है, यानी कि मंथली जो पीरियड आता है वो आता है, तो उसमें जो है कि उसे 3 दिन की छुट्टी मिलती है। वैसे ही जो है कि और कोई स्टेट है नहीं, वैसे ही जो है कि कोई फीमेल वर्कर है, कोई फीमेल स्टाफ है, चाहे वो गवर्नमेंट जो है कि जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में है, उसके लिए प्रावधान होता है कि वह अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी से 1 महीने पहले प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद तक 3 महीने पहले तक और 3 महीने बाद तक, 1 महीना नहीं, 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक 6 महीने तक की उसे छुट्टी मिलती है। और उसका जो पति है, उसके पति को जो है कि प्रेगनेंसी से 1 महीना पहले और 1 महीने बाद तक, 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक, लगभग 1 महीने का जो है कि छुट्टी, यहाँ पे छुट्टी का प्रावधान है। इसका जो है कि कोशिश यही किया जाता है
कि दोनों स्वस्थ रहे तभी जो है कि क्या करें, काम पे आए, साथ ही साथ वो मानसिक रूप से इतने स्वस्थ हों कि काम कर पाएं। तो उस चीज की बारे में यहाँ पे बात की गई है 42 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 43 की बात करते हैं, कामगारों के लिए निर्वाचन। यहां पे निर्वाह योग होना चाहिए, निर्वाह योग्य, निर्वाह योग्य, निर्वाहन मजदूरी व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। यहाँ पे निर्वाचन नहीं, निर्वाहन होना चाहिए, निर्वाहन मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित कीजिए, साथ ही साथ उसमें जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, उनको मिनिमम इतना जो है कि डेली वेजेस यानी कि रोज का इतना मिले ताकि उनका जीवन आसानी से चलता रहे। यानी कि निर्वाहन योग्य मजदूरी की बात की गई है कहाँ पे, अनुच्छेद 43 में। और अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नियम जो है कि सिविल संहिता, यूसीसी की बात की गई है कि यूसीसी को लाया जाएगा, हालांकि अभी तक लाया नहीं गया है। जो वर्तमान गवर्नमेंट सरकार चल रही है इसका वादा है कि हम यूसीसी को लागू करेंगे। अब देखिए कहाँ तक जो है कि लागू हो पाता है। यह एक टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर इसलिए है, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे बहुत सारे, जैसे आपको पता है कि भारत विविधताओं का देश है, तो भारत विविधताओं का देश है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि सबके अपने कल्चर हैं, अपने फेथ हैं, अपने बिलीव हैं और अपने जो है कि आपके ट्रेडिशन है, और उसको जब फॉलो करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आती है। यूसीसी में फिर की बात सबको एक पेज पे लाना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सारे जितने भी कम्युनिटी हैं सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और इसके लिए सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, तब पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 46 की बात की गई है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। यानी कि कहा गया है कि सरकार क्या करेगी, सरकार ऐसी योजनाएं या ऐसी जो है कि रणनीतियां बनाएगी जिसमें एससी एसटी और अन्य दुर्बल वर्ग यानी ओबीसी जो भी हैं उनके लिए प्रॉपर एक अवसर मिले, उनको सहायता मिले, ताकि वो भी विकास के मुख्य धारा से आके जुड़ सके, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अब इसी के अनुसार जो है ना मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील जो चलता है ना, मिड डे मील, अगर कभी आपसे कहीं जैसे केंद्रीय विद्यालय वगैरह के इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं कोई आपसे पूछ देता है कि मध्याह्न योजना जो है संविधान के किस आर्टिकल के तहत चलाया जाता है, तो आर्टिकल आपके 47 के तहत चलाया जाता है। आर्टिकल 47 के तहत चलाया जाता है, जिसमें आपको एक पोषण, अच्छा पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, इसके तहत जो है कि मिड डे मील सरकारी स्कूलों में चलाया जाता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे आर्टिकल 47 क्या बोलता है, 47 हो गया। 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी कि इस तरह के जो कृषि से संबंधित और पशुपालन से संबंधित कुछ संगठन होंगे, उसको जो है कि सरकार क्या करेगी, बढ़ावा देगी, उनको प्रोत्साहन देगी, ये बात यहाँ पे की गई है। उसके बाद 48 ए पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए इस कंडीशन में आपको जो है ना, ये पनिशेबल ऑफेंस भी है। अगर आप पर्यावरण का क्षरण करते हैं, किसी ऐसे जीव को मार देते हैं जो प्रतिबंधित है, तो आपको इसके लिए सजा का भी प्रावधान है, आपको सजा भी मिल सकेगी जो वहां पे सेक्शन में दिया गया होगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का क्या करना, संरक्षण करना। इसी वजह से देखेंगे कि सरकार पहले ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी,
अब जो है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी। पहले जैसे प्रदर्शन होता था बच्चों का, तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे प्रदर्शन होता था तो लोग जो है कि क्या क्या तोड़ फोड़ करते थे, आगजली करते थे, ये सारा प्रावधान होता था, ये लोग कार्यक्रम होता था। लेकिन जब से सरकार स्ट्रिक्ट हो गई कि नहीं, अगर ऐसा होगा, अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे तो आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, तब से जो है कि थोड़ा सा कंट्रोल में आया है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ की पब्लिक प्रॉपर्टी को आप डैमेज नहीं कर सकते हो, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, है ना, साथ साथ जो राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के प्लेस हैं, और आपके वस्तुओं का, उससे रिलेटेड जो राष्ट्रीय वस्तुएं हैं उनका संरक्षण करना क्या है, आपका दायित्व है। आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, नुकसान करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, इसकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 50 में क्या दिया गया है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण की बात की गई है। कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होगी, पृथक होगी, ये आपके जो है कि 50 में किया गया है। ठीक है, 51 क्या होगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। जो पीस कीपिंग फोर्स होती है, पीस कीपिंग फोर्स, अभी देखिए, अभी जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस समय पाकिस्तान और इंडिया का मैटर बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, और पाकिस्तान और बलूचिस्तान के जो है कि मैटर भी बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। जो आपका बलूचिस्तान है, ये एक तरीके से पाकिस्तान का एक स्टेट कह लीजिए, प्रोविंस कह लीजिए, प्रोविंस बोलते हैं वो लोग, हम लोग अपने यहाँ राज्यों को स्टेट बोलते हैं। तो आप जो है कि ये समझिए कि बलूचिस्तान एक पाकिस्तान का राज्य है, जिसे वो लोग प्रोविंस बोलते हैं। वहाँ के लोग अपने आप को अपना फ्रीडम डिक्लेयर कर दिए हैं, और फ्रीडम डिक्लेयर करने की कंडीशन में उन्होंने क्या कोशिश किया है कि उन्होंने ट्राई किया है कि उन्होंने यूएन से अपील की है कि आप हमारे यहाँ पीस कीपिंग फोर्स को भेजिए, ताकि हमारे यहाँ शांति बहाली बनी रहे, हमें सुरक्षा जो है कि मिलती रहे, और हमारे यहाँ पाकिस्तान कोई शोषण या कोई अत्याचार न कर सके। हालांकि ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे भेजी जाएगी नहीं भेजी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी अशांत क्षेत्र होता है, विश्व में जितने भी अशांत क्षेत्र होते हैं, वहाँ की शांति बहाली के लिए पीस कीपिंग फोर्स यूएन द्वारा भेजी जाती है, और वो पीस कीपिंग फोर्स में जितने भी विश्व के बड़े बड़े देश हैं, पावरफुल देश हैं, उनकी सेनाएं शामिल होती हैं। और ये माना जाता है कि पीस कीपिंग फोर्स में जो सबसे फर्स्ट रैंक पे जो सेना आती है वो भारतीय सेना आती है, क्योंकि यहाँ के सैनिक बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं। पीस कीपिंग फोर्स में ये होता है कि आप किसी तरह का वेपन यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर सामने से अटैक हो रहा है तो भी जो है कि आपको क्या करना, बीच बचाव करना है, वहाँ पे अटैक वगैरह आपको नहीं करना है। बिना हथियार के जो है कि आपको क्या करना है, वहाँ पर डटे रहना है, लोगों को झगड़ा करने से रोकना है, प्रॉब्लम जो है वहाँ पर जो भी है उसे सॉर्ट आउट करना है। तो पीस कीपिंग फोर्स भारत के तरफ से भेजा जाता है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। ठीक है, देखिए ये तो डायरेक्ट जो है कि आपके हैं, डायरेक्ट जो है कि डीपीएसपी में आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी अनुच्छेद हैं जो डीपीएसपी के अंतर्गत मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन उसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे में आपका अनुच्छेद 350A, प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा देना। ये प्रावधान है कि भारत के किसी भी एरिया में चले जाइए, वहाँ पे जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी, छोटे बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी, वो उनकी जो मदर टंग है उसी में जो है कि शिक्षा दी जाएगी। हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है, ये भी उसी में आपका जो है कि आता है। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो एक ऐसा चेक है, देखिए ये केटी शाह का स्टेटमेंट है, ये लिखा गया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है, केटी शाह का है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां पे आपका ये डीपीएसपी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी जो हमको यहां पे देखना है वो देखना है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहले प्रश्न तो यही पूछता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य
किस समिति के अनुशंसा पे जो है कि शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जो है कि सिफारिश पे, अनुशंसा पे इसे लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, यानी कि जोड़ा गया था संविधान में? तब 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया था। हालांकि आपका 86 जो है कि संविधान संशोधन द्वारा 11वां जो है कि आपका मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में। ये भी चीज आपको ध्यान देना है ना? चलिए